हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपको पता होना चाहिए, आपके यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है फिर से। हर साल होता है, साल में 2 बार होता है। तो फिर से कुछ आपके लिए कंटेंट देने वाला हूँ, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं, जो भी जानकारी रहती है, बहुत सारी चीज़ मैं आपको देता रहता हूँ। इस बार भी आपके लिए बहुत सारा देने वाला हूँ। प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल क तक जो आपकी शब्दावली है, जो वोकैब्युलरी है, उन सबको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं जिनको। चाहे आधुनिक काल का हो, चाहे मध्यकाल का हो, चाहे आपका प्राचीन काल का हो। जो आपकी शब्दावली दी जाती है, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, शब्दावलियों को छोड़ के चले जाते हैं। लगभग पूरी शब्दावली यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, चाहे फरमान हो, चाहे जागीर हो, चाहे देशमुख हो, ए टू जेड सारी शब्दावली कवर करने वाले हैं। ये तो आपके लिए दिखाने के लिए बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बाइलिंगुअल कवर करेंगे, याद रखना। और मैं आपसे बोलूँगा, कुछ करो या ना करो, पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठना, या आप इस पीपीटी का वेट कर लेना, पीपीटी आप हमसे माँग लेना, ठीक है ना? पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्लास के एंड में बता दूँगा या मिड सेशन में बता दूँगा, कहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना? बट ये क्लास आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि क्लास में आप चीज़ें याद कर लोगे और क्लास में आप चीज़ें रिवाइज़ कर लोगे, और एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप छोड़ देते हो। शुरुआत करते हैं भारतवर्ष से। तो भारतवर्ष जो आपकी शब्दावली है, तो भारतवर्ष संस्कृत साहित्य की गहराई से निहित है। किससे बेटा? संस्कृत साहित्य में गहराई से निहित है। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। इस शब्द की यदि बात करूं, व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, शब्द कहाँ से आया हुआ है, तो भारत शब्द राजा भरत से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें महाभारत में पांडवों का पूर्वज माना गया है। वर्ष का अर्थ भूमि या क्षेत्र होता है। जो भारत वर्ष में वर्ष लगा है, वर्ष का अर्थ क्या होता है? भूमि या क्षेत्र होता है बेटा। अतः भारतवर्ष का अर्थ क्या हो गया? भरत के वंशजों की भूमि। ऐतिहासिक संबंध की बात करूं तो महाभारत और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? महाभारत और विष्णु पुराण। प्रारंभ में भारतवर्ष उस भूभाग को कहा जाता था जिस पर भरत के वंशज शासन करते थे। धीरे धीरे क्या हो गया, यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त होने लगा। ठीक है। बात करते हैं विष। विष क्या होता है? तो वैदिक काल में विष का उपयोग किसी कुल, जनजाति या समुदाय के लिए किया जाता था। यह वैदिक सभ्यता का क्या था भैया? आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई मानी जाती है। समाज में भूमिका की बात करें तो विष क्या होते थे? वैदिक सामाजिक संगठन का अभिन्न अंग होते थे। राजा का मुख्य दायित्व क्या था भैया? विष की रक्षा करना था और उनका कल्याण करना था। विष सामाजिक संरचना के आधार थे। वर्ण व्यवस्था के उदय से पहले सामाजिक इकाई को दर्शाते कौन? विष। अब वर्ण व्यवस्था से पहले। अच्छा, सभा और समिति क्या थी बेटा? तो सभा क्या है भैया? सभा कुलीन वर्ग की परिषद या परिषद होती थी। इसमें मुख्य रूप से उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग के लोग शामिल होते थे। सभा शासकीय, कानूनी और धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख राजा को सलाह देने वाली संस्था के रूप में किया गया है। सभा का उल्लेख कहाँ पे? ऋग्वेद में राजा को सलाह देने वाली संस्था के रूप में किया गया है। समिति की बात करें तो समिति भी एक प्रकार की सभा थी, जो सामान्य जनता के लिए खुली होती थी। यह शासन के लिए अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें क्या आपके सामान्य लोग पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है ना? समिति राजा के चुनाव, सैन्य मामलों और राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती थी। यह सभा के लिए कार्य करती थी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करना, मतलब आपका लोकतांत्रिक स्वरूप बताना, ठीक है ना? चलो, राजसूय यज्ञ क्या होता है? राजसूय यज्ञ शाही अभिषेक समारोह है। इसमें राजा अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए आयोजित करता था। महत्व क्या है? राजसूय यज्ञ अन्य शासकों पर राजा के प्रभुत्व का प्रतीक है। जैसे कि में क्या होता था? अनेक जटिल धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे। में अधीनस्थ शासकों द्वारा उपहार और
श्रद्धांजलि अर्पित की जाती थी और राष्ट्रयज्ञ राजा के देवी अधिकार और राजत्व की पुष्टि करता था। देखो बेटा, एक वो शब्दावली है जिनको हम छोड़ देते हैं या कभी रिवाइज नहीं करते हैं या बोलते हैं कि हाँ पढ़ लेंगे इतिहास के बीच में, बट बोलते हो अलग से जब दिया गया ना नेट में ना, तो अलग से बढ़ के जाओ। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं तो यह भी एक महत्वपूर्ण शाही अनुष्ठान है। इसे राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन करने और अपने राज्य विस्तार के लिए आयोजित करता है। इसमें प्रतीक क्या होता है, तो अश्वमेध यज्ञ राजा के भूमि पर नियंत्रण और उसकी रक्षा की क्षमता का प्रतीक होता है। इस अनुष्ठान में घोड़े की बलि दी जाती है। इसे धर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने हेतु देवताओं को अर्पित भेंट माना जाता है। ऐसे पृष्ठभूमि की बात करूं तो पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त जैसे शासकों ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे और इसका उद्देश्य क्या, अपनी शाही स्थिति और साम्राज्य को वैधता प्रदान करना। वाजपेयी क्या है भैया, वाजपेयी एक महत्वपूर्ण वैदिक बलिदान माना जाता है। इसमें राजा धन, शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए करता था। इस यज्ञ में विशेष वेदी का निर्माण किया जाता था। अनुष्ठान संबंधी वस्तुएं खरीद और तैयार की जाती थी। सौम अर्पण, वैदिक मंत्रोच्चारण और प्रतीकात्मक भोजन पान करना इसके महत्वपूर्ण भाग थे। अनुष्ठान के चरणों की बात करूं तो वाजपेयी यज्ञ में प्रायश्चित, प्रारंभिक अनुष्ठान शामिल होते थे। इसके बाद मुख्य बलिदान और अनुष्ठान संपन्न किया जाता था। अंत में समापन अनुष्ठान किए जाते थे। अंत में क्या, आपके समापन अनुष्ठान किए जाते थे। महत्व की बात करें तो आज के समय में वाजपेयी यज्ञ बहुत दुर्लभ हो गया है। कभी कभी बड़े धार्मिक समारोह में से इसका सरलीकृत रूप किया जाता है। यह यज्ञ राजा के अधिकार और देवी आशीर्वाद की पुष्टि करता था। गोत्र क्या होता है बेटा, हिंदू समाज में गोत्र एक वंश या कुल को दर्शाता है। यह किसी सामान्य पूर्वज या ऋषि से संबंध व्यक्ति को व्यक्त करता है कि भैया आपका किसी पूर्वज या ऋषि से सब संबंध होंगे, ठीक ना। सामाजिक संगठन में भूमिका, तो गोत्र विवाह संबंधों को, गोत्र क्या, विवाह संबंधों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बहिर्विवाह को सुनिश्चित करता है, मतलब कि आपको अपने गोत्र के बाहर विवाह करना चाहिए। विभिन्न गोत्र पारंपरिक रूप से ऋषियों से जुड़े होते हैं, जैसे गौतम ऋषि से, भारद्वाज से, कश्यप से। जाति के संबंध में, तो गोत्र वर्ण व्यवस्था से अलग होते हुए भी जाति संरचना से जुड़े हुए हैं। गोत्र क्या, सुन लो बेटा, गोत्र क्या, वर्ण व्यवस्था से अलग होते हुए भी जातिगत संरचना से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गों में गोत्र पालन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। धर्म की बात करें तो धर्म का अर्थ कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिक नियमों से है। यह व्यक्ति के आचरण, समाज के नैतिक मार्गदर्शन का आधार है। धर्म के प्रकार, स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब क्या होता है बेटा, स्वयं धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत कर्तव्य होता था। यह उसकी जाति, स्थिति और जीवन के चरण पर आधारित होता था। साधारण धर्म की बात करूं तो साधारण धर्म सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को दर्शाता है। देखो आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप इंग्लिश को पढ़ते जाना, साथ साथ बायलिंगुअल कंटेंट है, ठीक है ना। मैं स्पीड में जाऊँ क्योंकि मुझे पूरी वोकेबुलरी एक क्लास में कवर करनी है। ये समझो एक मैराथन क्लास मान लो इसको, और 2 से ढाई घंटे में 3 घंटे पूरी पीपीटी खत्म करनी है, पूरी जो बोलते हैं वोकेबुलरी खत्म करनी है, ठीक है ना। जैसे ईमानदारी, अहिंसा और करुणा, ये सभी क्या मनुष्य पर समान रूप से लागू होते थे। इसको हम क्या साधारण धर्म मानते हैं। दार्शनिक आधार पर, फिलोसफिकल बेसिस पर वेद, उपनिषद, भगवत गीता सहित अनेक भारतीय ग्रंथों में धर्म की चर्चा की गई है। धर्म क्या है बेटा, सामाजिक व्यवस्था और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने का मुख्य आधार है। युग क्या होता है, तो देखो यहाँ पे धर्म के लिए अलग अलग परिभाषा मिली है आपके लिए, तो कितने अच्छे से आपके लिए वोकेबुलरी बनाई गई है। युग की बात करें तो हिंदू ब्राह्मण विज्ञान में युग समय का एक चक्र होता है। यह चक्र अनंत काल तक दोहराया जाता था। 4 युग होते हैं, सतयुग। 4 युग होते हैं आपके, कौन कौन से, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो सतयुग में क्या है बेटा, चार चार युग क्या है आपके, 4 युग क्या है, ब्रह्मांड विज्ञान में युग समय का एक चक्र है। चक्र अनंत काल तक दोहराया जाता है। 4 युग, सतयुग कौन सा है, यह सत्य और धर्म का युग माना जाता है। सतयुग कौन सा, जिसको हम कृतयुग भी कहते हैं, कृतयुग कहते हैं, यह सत्य और धर्म का युग माना जाता है। इस युग में धर्म पूर्ण रूप से स्थापित रहता है। इसकी अवधि 17,28,000 वर्ष मानी जाती है। त्रेता युग की बात करूं तो त्रेता युग धर्म और पुण्य में गिरावट प्रारंभ होती है। यह भगवान राम के युग से संबंधित माना जाता है। त्रेता युग में कौन, भगवान राम आए थे। इसकी अवधि 12,96,000 वर्ष मानी जाती है। द्वापर युग की बात करूं तो धार्मिकता में और अधिक गिरावट आती है। महाभारत की घटनाएं इस युग से संबंधित है। इसकी अवधि 8,64,000 वर्ष मानी जाती है। और कलयुग की बात करें तो वर्तमान का युग कलयुग माना जाता है। यह नैतिक पतन और संघर्ष का युग माना जाता है। इसकी अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है, ठीक है।
चलो, वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करते हैं तो वर्णाश्रम प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवसायिक व्यवस्था थी। यह वर्ण अर्थात सामाजिक वर्ग और आश्रम अर्थात जीवन के चरण व्यवस्था का संयुक्त रूप है। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या? सामाजिक वर्ग और जीवन के चरण व्यवस्था का संयुक्त रूप है। तो वर्ण व्यवस्था क्या भी है? समाज को 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण वर्ग पुजारी और विद्वान वर्ग थे। इनका कार्य क्या था? धार्मिक परंपराओं का अध्ययन करना, शिक्षण और संरक्षण करना। क्षत्रिय कौन थे बेटा? जो क्षत्रिय योद्धा और शासक वर्ग थे। इनका काम था राज्य की रक्षा करना और न्याय की स्थापना करना। वैश्य वर्ग कौन था? वैश्य व्यापारी या कृषक वर्ग होते थे। ये व्यापार, वाणिज्य और कृषि का संचालन करते थे। शूद्र की बात करूं, शूद्र श्रमिक और सेवा प्रदान करने वाले थे। वे समाज की विभिन्न सेवाओं और श्रम कार्यों में संलग्न रहते थे। आश्रम व्यवस्था की बात करें तो आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की, तो ये विद्यार्थी जीवन का चरण है। क्या बेटा? विद्यार्थी जीवन का चरण है। इसमें शिक्षा, अनुशासन, ज्ञान प्राप्ति पर ध्यान दिया जाता है। गृहस्थ आश्रम पारिवारिक और सामाजिक जीवन का चरण है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन का चरण है। इसमें विवाह, संतान उत्पत्ति, सांसारिक कर्तव्यों का पालन किया जाता है। वानप्रस्थ आश्रम की बात करते हैं तो सेवानिवृत्त या चिंतन का चरण है। में व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक जीवन से दूर होकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। बात करते हैं संन्यास की बात करते हैं तो चिंतन का अंतिम आध्यात्मिक क्षण माना जाता है। इसमें व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक जीवन को त्याग करता है। वेदांत की बात करते हैं तो वेदांत क्या है? वेदांत हिंदू दर्शन की एक प्रणाली है। यह वेदों, विशेष रूप से उपनिषदों के सार और अंतिम ज्ञान पर आधारित है। वेदांत की मुख्य अवधारणा की बात करें तो ब्रह्मा ब्रह्मा परम निराकार एवं सत्य है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। आत्मा की बात करें वेदांत में क्या? ब्रह्मा, वेदांत की महत्वपूर्ण ब्रह्मा ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा परम और निराकार सत्य है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त माना जाता है। आत्मा की बात करें तो आत्मा व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना या आत्मा है। आत्मा व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना या आत्मा है। वेदांत के अनुसार आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में ब्रह्म के समान है ना। माया की बात करें, आत्मा क्या बेटा? आत्मा व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना है और वेदांत के अनुसार आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में ब्रह्म के समान है। और माया क्या है? माया वह ब्रह्म है जो संसार की वास्तविक प्रतीति कराता है। जैसे हम बोलते हैं भाई बहन रिश्ता इत्यादि, ये माया है पूरी। इसके कारण व्यक्ति अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। मोक्ष की बात करें तो मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। आत्म साक्षरता और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है ना? आपको लग रहा हो मैं रीड करके निकल रहा हूँ, पढ़ के निकल रहा हूँ। यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोग कहीं ना कहीं पूरे इतिहास में पढ़ते हो और अलग अलग आपको समझाया जाता है। ठीक है ना? अलग अलग आपको समझाया जाता है और मैं जो पॉइंट है हाईलाइट करते जा रहा हूँ। तो आप सिर्फ सुनते चलो इसको, आपका काम चल जाएगा क्योंकि आप इसको हर जगह पढ़ते हो बट आपका मैंने रिवीजन। ठीक है ना? मोक्ष की बात करें तो मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। यह आत्मा की साक्षरता और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। वेदांत के प्रमुख संप्रदाय तो आदित्य वेदांत। वेदांत का प्रतिपादन किसने बेटा? शंकराचार्य ने किया था। यह आदित्यवादी दर्शन है। इसके अनुसार आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं आदित्यवादी में। विशिष्ट द्वैतवाद में इसका प्रतिपादन रामानुज ने किया था। किसने प्रतिपादन? रामानुज ने किया था। यह विशिष्ट आदित्यवाद के सिद्धांत पर यह विशिष्ट आदित्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार आत्माएं अलग अलग होते हुए भी क्या ब्रह्मा से जुड़ी हैं। देखो अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेना। आदित्य वेदन क्या बोलते हैं कि आत्मा एक है और ब्रह्मा एक है। आत्मा ब्रह्मा ऐसे बोल सकते हैं, आत्मा ब्रह्मा कोई भेद नहीं है। विशिष्ट द्वैतवाद क्या बोलता है कि आत्मा अलग अलग है। मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है। ठीक है ना? सबकी आत्मा अलग अलग है, लेकिन ये सब किससे? ब्रह्मा से ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई है। ब्रह्मा से आपकी जुड़ी हुई है। मतलब आपको विशिष्ट करता है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा, प्रत्येक जीव की आत्मा अलग है। ठीक है ना? द्वैत वेदन की बात करते हैं तो इसका प्रतिपादन माधवाचार्य ने किया था। यह द्वैतवादी दर्शन है। इसके अनुसार आत्मा और ब्रह्मा में स्पष्ट अंतर है। क्या है? आत्मा और ब्रह्मा में स्पष्ट अंतर बेटा। पुरुषार्थ की बात करें तो पुरुषार्थ हिंदू धर्म में मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को दर्शाता है। पुरुषार्थ हिंदू धर्म में क्या? मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को। तो आपसे पूछ सकते हैं कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4 पुरुषार्थ होते हैं। धर्म, अर्थ,
काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है ना। तो धर्म का बात करें तो धर्म का अर्थ नैतिकता और कर्तव्य पालन से है। धर्म का अर्थ क्या है बेटा? नैतिकता और कर्तव्य पालन से है। यह व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का मार्गदर्शन देता है, ठीक है ना। अर्थ का संबंध धन और भौतिक समृद्धि से है। अर्थ का संबंध क्या? धन और भौतिक समृद्धि से है। यह जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। काम का संबंध इच्छा और सुखों की पूर्ति से है। इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुख शामिल है आपका। मोक्ष की बात करूं तो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। यह आत्म साक्षरता और आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से प्राप्त होता है। ऋण की बात करूं तो ऋण आपके 3 ऋण हैं, ठीक है। 3 प्रकार ऋण होते हैं। हिंदू दर्शन में ऋण का अर्थ क्या होता है? दायित्व या कर्तव्य होता है। मनुष्य जन्म से ही कुछ ऋणों का अधिकारी माना जाता है। देव ऋण, देवताओं के प्रति दायित्व को देव ऋण कहा जाता है। इसे यज्ञ, पूजा, धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा चुकाया जाता है। ऋषि ऋण, ऋषियों और ज्ञान परंपराओं के प्रति दायित्व को ऋषि ऋण कहते हैं। देवताओं के प्रति दायित्व को देव ऋण, जिसमें यज्ञ, पूजा, धार्मिक अनुष्ठान द्वारा चुकाया जाता है। ऋषियों और ज्ञान परंपरा के प्रति दायित्व को ऋषि ऋण कहा जाता है। इसे ज्ञान प्राप्त करके और उसका प्रसार करके चुकाया जाता है। पितृ, पूर्वजों के प्रति दायित्व को पितृ कहते हैं। इसमें संतान उत्पत्ति और श्राद्ध जैसे अनुष्ठानों को पूरा किया जाता है। संस्कार की बात करूं तो 16 संस्कार आपके होते हैं। संस्कार हिंदू जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों और परिवर्तनों से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान है। प्रमुख संस्कार में गर्भाधान, संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला संस्कार है। पुष्पवन, गर्भावस्था के दौरान किया जाने वाला संस्कार है। परंपरागत रूप से पुत्र की प्राप्ति की कामना से जुड़ा माना जाता है। गर्भाधान क्या? संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला संस्कार है। पुष्पवन क्या है? पूछा गया आपसे। गर्भाधान के दौरान किया जाने वाला संस्कार है। परंपरागत रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता है। सीमांतवन, गर्भवती महिला के मानसिक और शारीरिक कल्याण हेतु किया जाने वाला संस्कार है। जातकर्म, शिशु के जन्म के बाद किया जाने वाला संस्कार है। नामकरण, बच्चे के नाम का संस्कार है। अन्नप्राशन, बच्चे को पहली बार ठोस भोजन कराना। उपनयन, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ करना। इसे हम यज्ञोपवीत या दुष्ट संस्कार भी कहते हैं। विवाह की तो विवाह संबंध स्थापित करना। अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार। इस यहाँ पे प्रमुख 9 संस्कारों की बात की जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपके 16 संस्कार होते हैं, आप जाओगे इसी चैनल पर आपको 16 संस्कार के वीडियो की लिंक मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी। गढ़ की बात करते हैं तो गढ़ एक प्रकार का गणतांत्रिक, कुलीन तंत्र तांत्रिक राजनीतिक संगठन है। गढ़ क्या है बेटा? एक प्रकार का गणतांत्रिक, कुलीन तांत्रिक राजनीतिक संगठन था। इसमें शासन किसी एक राजा के बजाय क्षत्रिय सरदारों के समूह द्वारा संचालित होता है। इसमें शासन क्या? किसी एक राजा के बजाय क्षत्रिय सरदारों के समूह द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा? समूह के द्वारा। गणतंत्र में निर्णय सभाओं द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाता है। यह व्यवस्था सत्ता के साझाकरण पर आधारित है। उदाहरण की बात करें तो वज्जी संघ प्राचीन भारत का एक प्रमुख गणराज्य माना जाता है। साक और मल्ल जनजातियां भी गणतांत्रिक शासन प्रणाली का पालन करती हैं। जकात की बात करें तो जकात इस्लाम में क्या है? दान का अनिवार्य स्वरूप होता है। जकात क्या? इस्लाम में दान का अनिवार्य रूप होता है। यह इस्लाम के 5 स्तंभों से एक माना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है बेटा? जकात का उद्देश्य धन का पुनर्वितरण करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ के माध्यम से अमीरों से गरीबों की सहायता की जाती है। थ्रू इट द वेल्थ इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिच टू सपोर्ट पुअर। गणना की बात कर, गणना कैसे किया जाता है तो जकात सामान्यतः किसी मुस्लिम की बचत और संपत्ति का 2.5% होता है। महत्व की बात करें तो यह आर्थिक समानता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। यह मुस्लिम समुदाय में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत बनाता है। जनपद की बात करें तो जनपद प्राचीन भारत में एक प्रमुख प्रादेशिक राजनीतिक संगठन था। इस पर राजा या शासकों के समूह का शासन होता था। यह प्रारंभिक राजनीतिक और सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण आधार था। क्या? प्रादेशिक राजनीतिक संगठन था। इस पर राजा या शासकों के समूह का शासन होता था। यह प्रारंभिक राजनीतिक और सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण आधार था। उदाहरण के लिए मगध जनपद, कौशल जनपद, वत्स प्रमुख महाजनपदों में से एक है। दंड नीति क्या है? तो दंड नीति शासन और दंड की अवधारणा है। शासन और दंड की अवधारणा है। यह कानून व्यवस्था और न्याय बनाए रखने से संबंधित है। क्या? यह कानून व्यवस्था और न्याय बनाए रखने से संबंधित है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ है। यह शासन, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति पर आधारित व्यापारिक ग्रंथ है।
मतलब व्यापक ग्रंथ है। इसमें मौर्यकालीन राजनीति, कूटनीति, कर व्यवस्था और आर्थिक नीतियों का वर्णन मिलता है। सप्तांग सिद्धांत की बात करें बेटा, तो सप्तांग सिद्धांत 7 अंगों से मिलकर बना है। अब इसको याद करना आपको। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार जो राज्य है, राज्य आपके 7 अंगों से मिलकर बना है। कौन-कौन से? स्वामिन, स्वामिन, आमात, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। कहते नंबर 1 क्या है? स्वामिन। स्वामिन का मतलब क्या बेटा? राजा, राजा, मंत्री, क्षेत्र या प्रजा, तो राजा, मंत्री, क्षेत्र है आपका, एरिया है, किला है मतलब गढ़ है आपका, खजाना मतलब आपका प्रॉपर्टी है, सेना मतलब क्या? पुलिस है, सहयोगी राज्य मतलब क्या? मित्रवत संबंध वाले राज्य हैं, ठीक है, विदेश नहीं थी। तो देखो 7 अंग कौन कौन से सप्तम सिद्धांत के, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है? राजा, स्वामिन, आमात मतलब मंत्री, जनपद अर्थात प्रजा, दुर्ग अर्थात किला फोर्ट, कोष मतलब ट्रेजरी खजाना, दंड मतलब सेना, दंड देने के लिए, और मित्र मतलब सहयोगी राज्य, ठीक है ना। राय रेखो क्या होता है? तो राय रेखो मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक प्रथा थी। अब देखो ऐसी शब्दावली आप लोग छोड़ देते हो, ऐसी शब्दावली आप लोग छोड़ देते हो जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। राय रेखो, ये शब्दावली हम लोग छोड़ देते हैं हमेशा, तो याद रखना ये शब्दावली महत्वपूर्ण है आपके लिए। राय रेखो क्या है बेटा? मध्यकालीन भारत में एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। भूमिका की बात करें कि कार्य क्या होता था, तो राज्यों की सीमा और प्रादेशिक विभाजन को दर्शाता है, और भूमि मापन और राजस्व संग्रह से संबंधित थी। धर्म विजय क्या होती है? धर्म विजय का अर्थ होता है धर्म की स्थापना हेतु विजय प्राप्त करना। ऐतिहासिक उदाहरणों की बात करें तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धर्म विजय की नीति अपनाई थी। उन्होंने अहिंसा, नैतिकता और बौद्ध सिद्धांतों के प्रसार पर बल दिया था। जंगमा क्या होता है? जंगामा या जंगामा, जंगमा दक्षिण भारत की लिंगायत परंपरा से संबंधित है। यह भ्रमणशील साधुओं और तपस्वियों को संदर्भित करता है। जंगमा आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते थे। वे कठोर जाति व्यवस्था के विरोधी थे, ठीक है ना, लिंगायत परंपरा से संबंधित है। दास क्या होता है? तो दास का शब्द मूल अर्थ होता है सेवक या दास। भक्ति आंदोलन में इसका अर्थ बदलकर भक्त हो गया है। विशेष रूप से भक्ति परंपराओं में दास शब्द ईश्वर के समर्पित भक्त के लिए प्रयुक्त किया गया। स्तूप क्या होता है बेटा? तो स्तूप बौद्ध अवशेषों को सुरक्षित करने के लिए गुंबदनुमा संरचना होती है। सबने देखा होगा स्तूप ऐसे बनते हैं। तो कोई चर्चा नहीं करनी मुझे कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक ना। यह बुद्ध के प्रबुद्ध मन का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध के प्रबुद्ध मन का प्रतीक माना जाता है। उदाहरण के लिए सांची का एक महान स्तूप इसका उदाहरण है। चैत्य क्या होते हैं? चैत्य एक प्रार्थना कक्ष होता है, इसके अंत में स्तूप स्थित होता है। इसके अंत में क्या एक स्तूप स्थित होता है। ये प्रारंभिक बौद्ध शैलकृत वास्तुकला की विशेषता थी। बिहार क्या होते हैं? बिहार बौद्ध भिक्षुओं का मठ में निवास होता था। यह निवास स्थान शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करता था। उलेमा क्या होते हैं? प्राचीन शब्द उलेमा शब्द प्राचीन भारत पर लागू नहीं होता है। भारत में इस्लाम का आगमन प्रारंभिक मध्यकाल में हुआ। मध्यकालीन भारत दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद उलेमा प्रभावशाली इस्लामी रूप में उभरे। वे शरीयत देखो, प्राचीन काल में उलेमा लागू नहीं होता है। भारत में इस्लाम का आगमन प्रारंभिक मध्यकाल में हुआ। मध्यकाल में उलेमा क्या हो गया? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद उलेमा प्रभावशाली इस्लामी विद्वान के रूप में उभरे। वे शरीयत की व्याख्या करते थे और शासकों को धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते थे। मुगल काल में उलेमा धार्मिक कानूनों, कानूनी और प्रशासनिक मामलों में सम्राट को सलाह देते थे। शेख अहमद सरियंदी प्रमुख उलेमाओं में से एक थे। उन्होंने इस्लामी प्रथाओं को शुद्ध करने के लिए आंदोलन चलाया था। शेख अहमद सरियंदी, ठीक ना। आधुनिक काल में उलेमा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से जुड़ गए। देवबंद स्कूल की स्थापना 1866 में की थी। देवबंद स्कूल की स्थापना 1866 में की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश प्रभाव का विरोध करना था और इस्लामी पहचान की रक्षा करना था। स्मारक क्या होते हैं? स्मारक पत्थर जो मेमोरियल स्टोन्स होते हैं, मेगालिथिक होते हैं, क्या होते हैं? तो प्राचीन भारत में मेगालिथिक बड़े स्मारक होते थे। मेगालिथिक वर लॉर्ज स्टोन मोन्यूमेंट्स का प्रयोग क्यों किया जाता था? दफनाने के लिए, मेमोरियल पर्पज के लिए किया जाता था, स्मृति चिन्ह के लिए किया जाता था। ये मुख्यतः आपके साउथ इंडिया में पाए जाते थे। तो संबंध है आपका आयरन इससे संबंधित है इसका, ठीक है ना। और इसका जो टाइम पीरियड है आपका 10,000 1000 बीसीई से 300 बीसी तक माना जाता है। यदि मेजर टाइप्स की बात करूं
तो डोलेमन, कब्र जैसे पत्थर स्मारक, मैंद्रीन खड़े पत्थर वाले स्मारक, और ये सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के प्रतीक थे। भैया सामाजिक धार्मिक परंपराओं के प्रतीक थे। मध्यकाल में क्या थे? मध्यकाल में स्मारक जो है दक्षिण भारत में, सुनने बैठा देखो कितने अच्छे शब्दावली कि कोई शब्द है, उसको प्राचीन काल में क्या महत्व है, मध्यकाल में क्या महत्व है, आधुनिक काल में क्या महत्व है। दक्षिण भारत में नायक पत्थरों और वीरक्कल परंपरा, दक्षिण भारत में नायक नायक पत्थरों की परंपरा विकसित होती है, जिसको वीरक्कल कहते हैं। क्या? वीरक्कल कहते हैं। इन्हें युद्ध में वीरगति प्राप्त योद्धाओं की स्मृति में स्थापित किया जाता था। इन पत्थरों पर वीरता और बलिदान के दृश्य अंकित होते थे। आधुनिक भारत में यह परंपरा युद्ध स्मारक के रूप में जारी रही है। इंडिया गेट इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो तो इंडिया गेट में आपको इतना डीप लेके गया कि आपको एंशियंट से लेके मिडिवल मॉडर्न इंडिया गेट तक लेके आ गया। ठीक है। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद शहीद भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। ये स्मारक राष्ट्रीय स्मृति और सांस्कृतिक पहचान के केंद्र है। की बात करें तो प्राचीन स्त्री महिलाओं की व्यक्तिगत संपत्ति को संदर्भित करता है। यह संपत्ति विवाह के समय उपहार, धन, आभूषण के रूप में प्रस्तुत होती थी। मनुस्मृति और धर्मशास्त्र में स्त्री धन का उल्लेख मिलता है। सुन लो, स्त्री धन का प्राचीन काल में क्या महत्व, ये क्या चीज है? तो स्त्री धन महिलाओं को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में संदर्भित करता है। यह संपत्ति विवाह के समय उपहार, महिलाओं को नहीं, महिलाओं की व्यक्तिगत संपत्ति है बेटा। जैसे आप वोमेन हो तो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है, आप किसी की संपत्ति नहीं हो, आपके पास जो संपत्ति उसकी बात कर रहा है स्त्री धन। कि महिलाओं को जो विवाह के उपहार मिलते थे, धन मिलते, आभूषण मिलते थे, वह महिलाओं की संपत्ति है। मनुस्मृति और धर्म ग्रंथों में स्त्री धन का उल्लेख मिलता है। यह महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है ना। तो स्त्री धन का मतलब प्राचीन काल में ये मत समझना कि स्त्री किसी का व्यक्तिगत धन है, नहीं, स्त्री का जो व्यक्तिगत धन है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। मध्यकालीन भारत में स्त्री धन क्या बेटा? मध्यकालीन भारत में स्त्री से जुड़े अधिकार, मध्यकालीन भारत में स्त्रियों से जुड़े अधिकार समय और क्षेत्र के अनुसार भिन्न थे। स्थानीय परंपराओं के कारण महिलाओं के अधिकार हमेशा सुरक्षित नहीं रह पाते थे। राजघरानों में स्त्री धन में आभूषण, संपत्ति और भूमि अधिग्रहण भी शामिल होते गए। आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल में महिलाओं की संपत्ति अधिकार में सुधार हुए। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने महिलाओं को समान उत्तराधिकार के अधिकार प्रदान किए। स्त्री धन को कानूनी सुरक्षा प्राप्त हुई। अब देखो स्त्री धन की कितनी अच्छी डेफिनेशन मिली है और कितने अच्छे से समझाया गया है यहाँ पे। कर्म की बात करते बेटा, कर्म क्या होता है प्राचीन काल में? कर्म, तो कर्म क्या है बेटा? कर्म प्राचीन भारत में क्या था? कर्म की अवधारणा वैदिक विचारधारा से उत्पन्न हुई है, बाद में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में विकसित हुई। कर्म कारण और प्रभाव के सिद्धांत है। कर्म क्या है? कर्म कारण और प्रभाव का सिद्धांत है। ये पहले वैदिक परंपरा में थी, बाद में हिंदू, बौद्ध, जैन परंपरा में आई। कर्म कारण प्रभाव का सिद्धांत है। व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्म उसकी भविष्य की परिस्थिति को निर्धारित करते हैं। यह वर्तमान जीवन और पुनर्जन्म दोनों को प्रभावित करते हैं। हिंदू धर्म में कर्म संसार और मोक्ष की गहराई से जुड़ा हुआ है। मध्यकालीन भारत में बात करें तो भक्ति और सूफी आंदोलनों में कर्म की अवधारणा महत्वपूर्ण थी। कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने भक्ति और समर्पण पर बल दिया। उन्होंने माना कि सच्ची भक्ति व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती है। सच्ची भक्ति क्या व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती है। और आधुनिक भारत की बात करते हैं तो आधुनिक भारत में कर्म की अवधारणा व्यापक रूप से स्वीकार की जाती थी। यह आधुनिक हिंदू और बौद्ध और जैन परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने कर्म को नैतिकता और समाज सुधार से जोड़कर देखा। तो देखो समय समय पर कर्म की अवधारणा भी बदल रही है। अलवर क्या होते हैं, नैनार क्या होते हैं? तो अलवर भगवान विष्णु के भक्त तमिल कवि संत होते थे। अलवर कौन? भगवान विष्णु के भक्त होते थे, तमिल कवि संत थे। नैनार कौन थे? भगवान शिव के भक्त संत थे। ये 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में सक्रिय रहे। आपके भक्ति आंदोलन में योगदान क्या रहा? तो उन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन अनुष्ठानों की बजाय व्यक्तिगत भक्ति पर आधारित था। इन संतों ने ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति का संदेश दिया। अलवरों के जो प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो अलवरों के जो भजनों का संकलन है नालियर दिव्य प्रबंधन में किया गया है। बेटा नालियर दिव्य प्रबंधन में अलवरों के ग्रंथ कहा जाता है। इनके भजनों को संकलित किया गया है। और नैनारों के संकलन किसमें? तिरुमुरई में है। नैनारों के भजनों का संकलन तिरुमुरई में है। नैनारों के भजनों का संकलन किसमें बेटा?
तिरुमुरई में इसको आपको याद रखना है। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो इनकी शिक्षा ने दक्षिण भारत की धार्मिक परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया है, ठीक है ना। इनका प्रभाव मंदिर वास्तुकला, प्रतिमा विज्ञान, धार्मिक त्योहारों पर भी पड़ा है। चोल और विजयनगर काल में इनका प्रभाव विशेष रूप से देखा गया। श्रेणी की बात करते हैं तो श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों के संगठन या संघ थे। श्रेणी क्या थे बेटा? व्यापारियों और कारीगरों के संगठन या संघ कहे जाते थे। जो प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग थे। क्या थे? प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग थे। प्राचीन भारत में श्रेणी क्या होती थी? मौर्य और गुप्त काल में श्रेणियां अत्यंत सक्रिय थी। वे व्यापार और उत्पादन को नियंत्रित करते थे, या ट्रेड एंड प्रोडक्शन को रेगुलेट करते थे। गिल्ड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ गुड्स। श्रेणियां वस्तुओं की गुणवत्ता को बनाए रखने का कार्य करती थी। वे अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी। सार्वजनिक कार्यों की बात करें तो श्रेणियां कुएं, सड़क, मंदिर बनवाने का कार्य करते थे। वे स्थानीय राजनीति और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते थे। मध्यकालीन भारत में बात करें तो चोल, विजयनगर और सल्तनत काल में श्रेणियों का महत्व बढ़ा। आते मध्यकालीन भारत में क्या मेडिकल हिस्ट्री में कि चोल विजयनगर काल में और सल्तनत काल में श्रेणियों का महत्व बढ़ जाता है। जैसे मणिग्राम पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया आपसे? मणिग्राम, अय्यावोल प्रमुख क्या थे? व्यापारिक संघ थे। जो मणिग्राम था, अय्यावोल था, क्या था बेटा आपका? प्रमुख व्यापारिक संघ कहे जाते थे। इन संघों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे मसालों, कपड़ों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार को क्या करते? नियंत्रित करते थे। ये आर्थिक शक्ति के प्रमुख केंद्र बन गए, ठीक है ना। आधुनिक भारत में श्रेणी की बात करें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में श्रेणियों का कम महत्व हो गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में क्या? श्रेणियों का कम महत्व हो गया। औद्योगिकरण और ब्रिटिश व्यापारिक नीतियों ने पारंपरिक आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित किया। आधुनिक ट्रेड यूनियन और व्यवसायिक संगठन प्राचीन श्रेणी व्यवस्था से विकसित हुए थे, ठीक है ना। जो आधुनिक ट्रेड यूनियन है, व्यवसायिक संगठन वो किससे? प्राचीन श्रेणी व्यवस्था से विकसित हुए। देखो कितने अच्छे से डिफाइन किया कि प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक लेके आ गया। भूमि क्षेत्र विधान न्याय क्या होता है? तो भूमि क्षेत्र विधान न्याय भूमि प्रबंधन से संबंधित सिद्धांत है। यह विशेष रूप से भूमि विवादों के समाधान से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या होता? इसका उद्देश्य किसी समुदाय के बीच भूमि का न्यायपूर्ण पुनर्वितरण सुनिश्चित करना था। यह किसानों और खेतिहरों के बीच समान वितरण को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि पर एकाधिकार को रोकना था। मध्यकालीन भारत में मध्यकाल में भूमि प्रबंधन जागीर और इनाम प्रणाली में परिवर्तित हो गया। भूमि अनुदान धार्मिक संस्थाओं और सैन्य अधिकारियों को दिए जाने लगे। यह व्यवस्था प्राचीन काल की न्याय संगत पुनर्वितरण व्यवस्था से अलग थी। आधुनिक काल में बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार आंदोलन आरंभ हुआ और भूदान आंदोलन विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीनों को भूमि वितरित करना था। इसका लक्ष्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक समानता को स्थापित करना हुआ, ठीक है ना। अब आप बोलो सर मैं अभी बैठ के इसको डिटेल में पढ़ाऊंगे, भूदान आंदोलन क्या था? तो भाई अभी पढ़ाने का मतलब नहीं है, अभी तो शब्दावली पढ़ाने का मतलब था कि शब्दावली का मतलब क्या है बस। भूदान आंदोलन आपका अलग टॉपिक है मॉडल हिस्ट्री में, उसको पढ़ेंगे। करा, भोग या भागा। तो कर क्या होते थे, भोग क्या होता था, भाग क्या होता था? तो कर क्या है बेटा? कर राज्य को दिया जाने वाले सामान्य कर था। भोग क्या था? वस्तुओं या उपहारों के रूप में दिया जाने वाला कर था। और भाग क्या था? कृषि की उपज का एक हिस्सा था जिसे शासक एकत्र करते थे। ये राजस्व प्रणाली मौर्य और गुप्त काल में प्रचलित थी। तो प्राचीन काल की बात होगी बेटा, ठीक है। ये सब तो प्राचीन भारत में कर व्यवस्था और राज संग्रह दर्शाते हैं। मध्यकाल में सल्तनत और मुगल काल में जमींदारों द्वारा कर संग्रह किया जाता था। अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी कर संग्रह की भूमिका निभाते थे। इन राजवंशों ने कर प्रणाली को अधिक संगठित और औपचारिक बनाया। कर अनुपात संग्रह प्रक्रिया को व्यवस्थित किया। आधुनिक काल में तो ब्रिटिश शासन में पारंपरिक कर प्रणालियों के स्थान पर नई भू राजस्व व्यवस्थाओं को देखा गया। जैसे प्रमुख भू राजस्व व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत किया था। इसमें जमींदार को स्थायी भू राजस्व का अधिकार दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों से सीधे वसूल किया जाता कर। और महालवाड़ी में क्या? महालवाड़ी में गांव या महल को इकाई माना जाता था। तो आगे बात करें तो इन नई व्यवस्थाओं में राजस्व संग्रह प्रणाली को पुनर्गठित किया। इस नई व्यवस्थाओं ने क्या किया? राजस्व संग्रह प्रणाली को पुनर्गठित किया। फिर भी किसानों और श्रमिकों का शोषण जारी रहा। फरमान की बात करें बेटा तो फरमान शाही आदेश या आधिकारिक डिक्री होती थी। फरमान के आपके शाही आदेश या डिक्री होती थी। इसका उपयोग दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के लिए किया जाता था। फरमान क्या है? शाही आदेश या डिक्री होती थी। इसका उपयोग कब? दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में किया गया। यह शब्द मुक्ता
मुख्यतः इस्लामी शासन व्यवस्था से संबंधित है। फरमान शासकों द्वारा प्रशासनिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते थे। फरमान का महत्व क्या है? फरमान के माध्यम से सुल्तान और सम्राट विशेष अधिकार प्रदान करते थे। इनके द्वारा जागीर और भूमि प्रदान की जाती थी। अधिकारियों और कुलीनों को उपाधियां व पद दिए जाते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के संरक्षण हेतु भी फरमान जारी किए जाते थे। इनका उपयोग कराधान, निर्माण कार्य और सामाजिक आर्थिक मामलों में किया जाता था। फरमान शाही अधिकार, फरमान क्या थे? शाही अधिकार और राजकीय नीतियों के कार्यान्वयन के प्रमुख साधन थे। जैसे आज होता है ना आपके, क्या बोलते हैं, आज जो पत्राचार होता है गवर्नमेंट के द्वारा, वैसे ही फरमान होते थे। कोई भी नोटिस आता तो व्हाइट पेपर पे आता कि नहीं आता? विदेश मंत्रालय या सरकार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, तो वैसे ही फरमान हो गया। नाडु और तो प्राचीन भारत में तुल काल में नाडु क्या था? नाडु दक्षिण भारत की एक बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। नाडु क्या थी? बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। नाडु के अंतर्गत कई गांव शामिल होते थे जिन्हें और कहा जाता था। प्रत्येक और स्थानीय स्तर पर स्वायत्त था। और की भी सभाएं और की जो सभाएं थी कराधान, भूमि वितरण और कानून व्यवस्था का प्रबंध करती थी। मध्यकाल में नाडु और प्रणाली चोल काल में अत्यंत प्रभावी हुई। तो पहले कहाँ पे? दक्षिण भारत में, चोल काल में। मध्यकाल में अत्यंत प्रभावशाली रही। इनकी सभाएं संगठित और प्रशासनिक रूप से सक्षम थी। वे आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। इस व्यवस्था ने स्थानीय स्तर पर स्थिरता और न्याय सुनिश्चित किया। आधुनिक भारत की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात इन प्रणालियों की विरासत पंचायत राज व्यवस्था में देखने को मिलती है। इन्होंने ग्रामीण सुशासन और सामुदायिक भागीदारी की नींव रखी। आज भी स्थानीय प्रशासन में इनकी अवधारणा को देखा जा सकता है। अग्रहार की बात करें तो अग्रहार क्या था बेटा? प्राचीन भारत में क्या था अग्रहार? अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी। यह अनुदान धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किए जाते थे। अग्रहार भूमि प्रायः करमुक्त होती थी। यह ब्राह्मणों के प्रति राजकीय संरक्षण व्यवस्था का हिस्सा थी। इसने हिंदू धार्मिक ज्ञान और संस्कृति के प्रसार को बढ़ावा दिया। मध्यकालीन भारत में चोल और विजयनगर और मराठाओं के अधीन यह प्रथा जारी रही। चोल विजयनगर मराठाओं के अधीन प्रथा जारी रही। ब्राह्मणों को मंदिर और शिक्षा के केंद्र स्थापित करने तो भूमि दी जाती थी। इससे धार्मिक और शैक्षिक गतिविधि को विस्तार हुआ। ठीक है ना? वतन क्या थी? तो वतन का अर्थ वंशानुगत अधिकार या पद से है। वतन का अर्थ क्या है? वंशानुगत अधिकार या पद से है। यह व्यवस्था विशेषकर महाराष्ट्र में मराठा शासन के दौरान प्रचलित थी। वतन स्थानीय प्रशासन और राजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। वतन धारक कौन होते थे? वतन होल्डर्स। तो वतन धारकों को भूमि और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते थे। उन्हें राजस्व संग्रह का अधिकार भी दिया जाता था। वे विशेष अधिकार उनकी सेवाओं के बदले में प्रदान किए जाते थे। वतन व्यवस्था स्थानीय शासन और सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। पोलीगर क्या होते बेटा? तो पोलीगर मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत के स्थानीय सरदार थे। वे विजयनगर साम्राज्य के अधीन कार्य करते थे। कौन थे? आपके स्थानीय सरदार थे। उनका कार्य कर संग्रह करना था और छोटी सेनाएं बनाए रखना था। वे अपने क्षेत्र में अर्ध स्वायत्त शासन चलाते थे। वे स्थानीय प्रशासन के प्रमुख होते थे। कभी कभी पोलीगर केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध भी विद्रोह कर देते थे। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती थी। आधुनिक भारत की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान पोलीगरों ने अंग्रेजों का विरोध किया। यह संघर्ष पोलीगर युद्धों के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये युद्ध 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में हुए थे। पोलीगरों ने स्थानीय सत्ता और स्वायत्तता के लिए रक्षा के लिए संघर्ष किया। अंततः अंग्रेजों ने पोलीगर व्यवस्था को समाप्त कर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। बेटा जागीर क्या होती है? तो जागीर प्रणाली की शुरुआत कहाँ से? दिल्ली सल्तनत से मानी जाती है। मुगल काल में इस प्रणाली को व्यापक विस्तार हुआ। शासक सैन्य और प्रशासनिक सेवाओं के बदले जागीर प्रदान करते थे। जागीरदारों को किसी क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। हालांकि वे उस भूमि के वास्तविक मालिक नहीं होते थे, लेकिन जागीर प्रणाली मुगल प्रशासन और राजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण भाग थी। इसको याद रखना आपको। तो कितने शानदार तरीके से डिस्क्राइब किया गया, बहुत छोटे छोटे पॉइंटों में हर एक चीज को। शरीयत क्या थी बेटा? तो प्राचीन काल में शरीयत दिखेगा नहीं, मध्यकाल में दिखेगा। तो शरीयत इस्लामी कानून व्यवस्था थी। यह कुरान हदीस और इस्लामी न्याय शास्त्र पर आधारित थी। कुरान हदीस और इस्लामी न्याय शास्त्र पर आधारित थी। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में शरीयत मुस्लिम प्रजा पर लागू होती थी। शरीयत के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो शरीयत विवाह और तलाक से संबंधित नियम निर्धारित करती थी। यह उत्तराधिकार और संपत्ति संबंधी मामलों को नियंत्रित भी करती थी।
आपराधिक न्याय में भी शरीयत की भूमिका होती थी। काजी शरीयत के अनुसार न्याय प्रदान करता था। कौन? काजी। आधुनिक भारत की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के अंतर्गत बनाया गया। हालांकि आपराधिक और दीवानी कानून भारतीय संविधान के अधीन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ने शरीयत को औपचारिक कानून का आधार दिया। यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति ऐसे मामलों को नियंत्रित करता है। दस्तूर क्या होता है? तो मुगल प्रशासन में दस्तूर राजस्व निर्धारण की प्रणाली होती थी। किसान नकद में राजस्व का भुगतान करते थे। राजस्व की दरें फसलों की कीमतों के आधार पर तय की जाती थी। ये दरें पिछले 10 वर्षों के स्थानीय औसत पर आधारित होती थी। ठीक है ना? क्या मुगल प्रशासन में क्या दस्तूर राजस्व निर्धारण की प्रणाली होती थी। किसान नकद में राजस्व का भुगतान करते थे और राजस्व की दरें फसलों की कीमतों के आधार पर तय की जाती थी। ये दरें क्या पिछले 10 वर्षों के स्थानीय औसत के आधार पर निर्धारित होती थी। दस्तूर अमल क्या होता है? दस्तूर और अमल मूल्य निर्धारण की आधिकारिक प्रणाली थी। देखो दस्तूर क्या बेटा? दस्तूर राजस्व निर्धारण की प्रणाली है। किसान नकद में राजस्व भुगतान करते थे। राजस्व की दरें फसलों की कीमतों के आधार पर तय की जाती थी। ये दरें पिछले 10 वर्षों के स्थानीय औसत के आधार पर तय होती थी। दस्तूर और अमल, तो दस्तूर और अमल मूल निर्धारण की आधिकारिक प्रणाली है। इसमें विभिन्न खाद्य फसलों के लिए अलग अलग दर निर्धारित की जाती थी। यह क्षेत्रीय और फसली विविधता को ध्यान में रखती थी। इसका उद्देश्य राजस्व संग्रह को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना होता था। मनसब क्या होता है बेटा? तो मनसब प्रणाली अकबर द्वारा विकसित की गई प्रशासनिक व्यवस्था थी। इस प्रणाली में अधिकारियों को मनसब अर्थात रैंक प्रदान की जाती थी। मनसब सैन्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के आधार पर निर्धारित होता था। मनसब के महत्व की बात करें तो मनसब से अधिकारियों की प्रतिष्ठा और पद निर्धारित होता था। क्या रैंक प्रदान कर रहे ना? तो मनसब से क्या प्रतिष्ठा और पद किसका? अधिकारियों का। के आधार पर वेतन व जागीर भी निर्धारित की जाती थी। मनसबदारों को निश्चित संख्या में सैनिक भी रखने होते थे। उनको उनके अधिकार और जिम्मेदारियां उनकी रैंक के अनुसार होती थी। यह प्रणाली मुगल साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन को मजबूत बनाती थी। देशमुख क्या होता है? तो देशमुख महाराष्ट्र में वंशानुगत जमींदार और स्थानीय अधिकारी थे। देशमुख क्या? महाराष्ट्र में जो वंशानुगत जमींदार और स्थानीय अधिकारी थे वो देशमुख कहलाए। वे राजस्व संग्रह और प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। मराठा साम्राज्य में उन्होंने ग्रामीण शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देशमुख की भूमिका, तो वे किसी सुधारों को बढ़ावा देते थे। वे कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी थे। वे सैन्य सेवाओं में भी योगदान रखते थे। उन्होंने मराठा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा। मदरसा क्या होता है? मदरसा इस्लामिक शैक्षणिक प्रणाली या शैक्षणिक संस्थान होते हैं। इसमें इस्लामिक धर्मशास्त्र, कानून और अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। मदरसे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करते थे। इस्लामिक शिक्षा के प्रसार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मकतब की बात करें तो मकतब प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय थे। देखो यहाँ पे क्या है? मदरसा क्या है बेटा? इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान है। इस्लामिक धर्मशास्त्र, कानून, अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। मदरसे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, याद रखना, दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करते थे। इस्लामी शिक्षा के प्रसार में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। मकतब की बात करें तो मकतब प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय थे। इनमें बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता था, साथ ही पढ़ना व लिखना सिखाया जाता था। नागर शैली, द्रविड़ शैली, तो नागर शैली क्या है भैया? नागर शैली उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैली है। इसकी प्रमुख विशेषता ऊंचे और घुमावदार शिखर होते हैं। खजुराहो के मंदिर, काशी विश्वनाथ, वाराणसी मंदिर इसका एग्जाम्पल है। द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली भारतीय वास्तुकला की शैली मानी जाती है। इसमें बहुमंजिला विमानों और विस्तार गोपुरम मतलब दरवाजों की विशेषता होती है। मंदिर परिसर में विस्तृत और संगठित होते हैं। अब देखो नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण की शैली है। इनको डिटेल में पढ़ता हूँ, ना सिर्फ शब्दावली के अनुसार आप लोग पढ़ रहे हो। मंदिर परिसर विस्तृत और संगठित होते हैं। उदाहरण के लिए मीनाक्षी मंदिर, अम्मन मंदिर मदुरई का, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का। बेसर शैली क्या है बेटा? बेसर शैली उत्तर और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का मिश्रित रूप है। इसमें प्रावीण्यनुमा अधिरचनाएं और अलंकृत नक्काशाही होती है। उदाहरण के लिए होलेश्वर मंदिर हेलीवेड के। चौथ या सरदेश मुखी, चौथ क्या बेटा? चौथ मराठा प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाला कर था।
यह उन क्षेत्रों से वसूला जाता था जो सीधे मराठा शासन के अधीन थे। चौथ कुल राजस्व का 1/4 अर्थात 25% लिया जाता था। यह मराठा सैन्य सुरक्षा के बदले लिया जाता था। सरदेश मुखी की बात करूं तो सरदेश मुखी चौथ के अतिरिक्त लिया जाने वाले कर था। यह सामान्यतः कुल राजस्व का 10% होता था। इसे मराठा इसे मराठा प्रमुख के विशेष अधिकार के रूप में वसूला जाता था। बोधिसत्व तीर्थंकर क्या है? चौथ क्या होगा बेटा? मराठा चौथ मराठा प्रशासन लगाने वाला कर था। उन क्षेत्रों से, किन क्षेत्रों से? जो सीधे मराठा के अधीन नहीं थे, वहां से वसूला जा रहा है। चौथ कुल राजस्व का 1/4 अर्थात 25% मराठा सैन्य सुरक्षा के बदले लिया जाता था। प्रदेश मुखी क्या था? चौथ के अतिरिक्त लगने वाला कर था। सामान्यतः कुल राजस्व का 10% था। इसे मराठा मुख्य रूप से प्रमुख इसे मराठा प्रमुख के विशेष अधिकार के रूप में वसूला जाता था। बोधिसत्व या तीर्थंकर, तो बोधिसत्व क्या होता है बेटा? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वह व्यक्ति था जो बुद्धत्व प्राप्त करने की आकांक्षा रखता था। वह दूसरों को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए स्वेच्छा से संसार के चक्र में बना रहता था। बोधिसत्व करुणा और परोपकार का प्रतीक माना जाता है। उदाहरण के लिए अवलोकितेश्वर, मैत्रेय। और तीर्थंकर कौन है बेटा? जैन धर्म में तीर्थंकर महान आध्यात्मिक गुरु होते हैं। उन्होंने संसार और सांसारिक बंधनों पर विजय प्राप्त की होती है। वे दूसरों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। भगवान महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। सराय क्या होती है? सराय क्या होती है? तो मध्यकाल में सराय यात्रियों और व्यापारियों के विश्राम स्थल थे। इन्हें कारवांसेरोई भी कहा जाता है। कारवा वसेरई, कारवा सेरई, कारवा शेरई भी कहा जाता है। सराई, इनको सुराई भी बोलते हैं, कारवा सुराई भी बोलते हैं, ठीक है ना। वे व्यापार मार्गों के किनारे स्थापित की जाती थी। इनका उद्देश्य व्यापारियों, यात्रियों और तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करना था। सराय व्यापार और माल की आवाजाही को प्रोत्साहित करती थी। अमरम या मदद ए मास, अमरम क्या है बेटा? अमरम विजयनगर साम्राज्य में भूमि अनुदान की व्यवस्था थी। अमरम क्या था? विजयनगर साम्राज्य में भूमि अनुदान की व्यवस्था थी। यह भूमि सैन्य अधिकारियों को प्रदान की जाती थी। किसको बेटा? सैन्य अधिकारियों को प्रदान की जाती थी। इसका उद्देश्य क्या था? सैनिकों के रखरखाव और सैन्य व्यवस्था को बनाए रखना। मदद ए मास की बात करूं तो मदद ए मास मुगल काल में दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान था। यह विद्वानों, धार्मिक व्यक्तियों और अधिकारियों को दिया जाता था। इसका उद्देश्य सम्मान और संरक्षण प्रदान करना था। जजिया क्या था? जजिया मध्यकाल में भारत में गैर मुसलमानों पर लगने वाले कर था। यह इस्लामी शासक के अंतर्गत लगाया जाता था। जजिया को सुरक्षा कर माना जाता था। इसके बदले गैर मुसलमानों को सुरक्षा और सैन्य सेवा की छूट मिलती थी। इक्ता क्या है? इक्ता इस्लामी शासन व्यवस्था की भूमि अनुदान प्रणाली है। इसका उपयोग मध्यकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया। सैन्य अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले भूमियां दी जाती थी। इक्ता धारक उस भूमि से कर वसूलते थे। तकावी क्या है? तकावी किसानों को दिया जाने वाला किसी ऋण है। यह मध्यकालीन भारत में प्रचलित व्यवस्था थी। कठिन मौसम या फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को सहायता दी जाती थी। ये ऋण शासकों और जमींदारों द्वारा प्रदान किए जाते थे। बलूदा क्या होता है? बलूदा महाराष्ट्र की पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। इस प्रणाली में कारीगरों को बलूतेदार कहा गया। उन्हें उसकी सेवा के बदले में कृषि उपज का हिस्सा दिया जाता था। महत्व की बात करें तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे कारीगरों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। क्या रहना? बलूता क्या बेटा? बलूता महाराष्ट्र की पारंपरिक ग्रामीण व्यवस्था है। इस प्रणाली में क्या? कारीगरों को बलूतेदार कहा गया। उन्हें इनकी सेवा के बदले में कृषि उपज का हिस्सा दिया जाता था। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इससे कारीगरों को आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती थी। समुदाय को आवश्यक सेवाएं प्रदान होती थी। इस प्रणाली ने सामाजिक और आर्थिक आत्म अंतर्निर्भरता को बढ़ावा दिया। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रही। तुर्कान चहलगामी, तो तुर्कान चहलगामी दिल्ली सल्तनत के 40 अमीर तुर्क शक्तिशालियों का समूह था। यह समूह इल्तुतमिश के शासनकाल में उभरा था। इनका प्रशासन और राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान था। बाद में शासक के लिए चुनौती समूह बन गया। सल्तनत के सत्ता संघर्षों में इनकी भूमिका क्या रही? विवादास्पद रही है। खिलाफत की बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के बीच चलाया गया धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। उद्देश्य ऑटोमन
खिलाफत की सुरक्षा करना था, ऑटोमन खलीफा की सुरक्षा करना था। यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। भारत में महत्व तो यह आंदोलन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया। इसका उद्देश्य वैश्विक इस्लामी एकता को बढ़ावा देना था। 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा खिलाफत समाप्त कर दी गई। इसके बाद खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। सुलह-ए-कुल अकबर की सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति थी। यह सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की भावना पर आधारित थी। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। विभिन्न धर्मों के विद्वानों को दरबार में आमंत्रित किया गया था। धार्मिक और सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहित किया गया था। नीति ने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को मजबूत किया था। आईने दहसाला क्या था? तो आईने दहसाला अकबर द्वारा शुरू की गई राजस्व प्रणाली थी। अकबर द्वारा शुरू की गई राजस्व प्रणाली थी। इस प्रणाली में भूमि की उत्पादकता का मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्षों में किया जाता था। राजस्व निर्धारण औसत उत्पादन और कीमतों के आधार पर किया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था? कर व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित और न्याय संगत बनाना था। सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा विकसित अहिंसक प्रतिरोध का सिद्धांत था। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन पद्धति थी। सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख आधार बन गया। ठीक है ना? अहिंसक प्रतिरोध का सिद्धांत था, सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्याग्रह क्या? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख आधार बन गया। प्रमुख आंदोलन में नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। विशेषताएं क्या थी इसमें? अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा शामिल थी। इसका उद्देश्य अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्ण विरोध करना था। उपयुक्ततावाद की बात करें तो उपयुक्ततावाद एक नैतिक सिद्धांत है। इसे जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वोत्तम कार्य वह है। उपयुक्ततावाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसे किसने? जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने विकसित किया। मतलब यहीं से आप लोग कनपट्टी लाने का मन होता है। आप लोग बोलते हैं सर वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। ये वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, वोकैबुलरी से वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जब पेपर नेट में ना आप लोग परेशान होते हो तो ये चीज कहाँ से वोकैबुलरी से आपको दिख रहे हैं? जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, है कि नहीं? यही आपको हिस्टोग्राफी में मिलेंगे। यही आपको कहाँ पे बेटा? हिस्टोग्राफी में मिलते हैं। ठीक है ना? आप लोग को परेशान हो तो इतनी सिंपल सारा चीज को पढ़ना नहीं है, बोलो रोना है, गाना है, परेशान होना है। तो उपयुक्तवाद केवल एक नैतिक सिद्धांत है। ठीक है ना? एक नैतिक सिद्धांत है। इसे जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वोत्तम कार्य वही है जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख उत्पन्न करे। यह दुख को कम करने और समग्र खुशी को बढ़ाने पर बल देता है। प्रमुख विचार की बात करो तो किसी कार्य का मूल्यांकन उसके परिणामों के आधार पर किया जाता है। इरादों की तुलना में परिणाम अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। किसी कार्य का मूल्यांकन उसके परिणामों के आधार पर किया जाता है। इस इरादों की तुलना में परिणाम अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सुन लो भैया, उपयुक्तवाद अच्छे से। नैतिक सिद्धांत है, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने विकसित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वोत्तम कार्य वही है जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख उत्पन्न करे। ठीक है ना? जेरेमी बेंथम और स्टुअर्ट मिल के द्वारा यह दुख को कम करने और समग्र खुशी को बढ़ाने पर बल देता है। दुख को कम करने और समग्र खुशी को बढ़ाने पर बल देता है। किसी कार्य का मूल्यांकन उसके परिणामों के आधार पर किया जाता है। इरादों की तुलना में परिणाम अधिक महत्वपूर्ण होता है। आपका इरादा क्या उससे मतलब नहीं है, उसका परिणाम क्या हो वो देखा जाएगा। आलोचना की बात करें, आलोचकों के अनुसार उपयोगितावाद व्यक्तिगत अधिकारों की अनदेखी करता है। जैसे मैं बोलूं मैं चोरी कर रहा हूँ लेकिन अधिकतम लोगों को सुख दूंगा, उससे क्यों भैया? बड़े लोगों से रुपया खींच रहा हूँ, छोटे लोग को बांट रहा हूँ, बराबर ना? ये कभी कभी बहुसंख्यकों के लाभ हेतु अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। आ गया ना? निस्पंदन का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? तो निस्पंदन सिद्धांत अंग्रेजों की शिक्षा नीति का भाग था। इसके अनुसार पश्चिमी शिक्षा पहले भारतीयों के छोटे अभिजात वर्ग को दी जानी चाहिए, फिर यह वर्ग उस ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाएगा। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। यह एक छोटे शिक्षित वर्ग के माध्यम से जन समूह को प्रभावित करना चाहता था। आलोचना, इस सिद्धांत की आलोचना इसलिए हुई क्योंकि यह जन शिक्षा की उपेक्षा करता था। यह केवल सीमित अभिजात वर्ग पर केंद्रित था। ब्रिटिश फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी? तो फॉरवर्ड पॉलिसी
ब्रिटिश की सैन्य और कूटनीतिक नीति थी। इसका उद्देश्य भारत के उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखना था। यह विशेष रूप से अफगानिस्तान और मध्य एशिया से संबंधित थी। उद्देश्य क्या थी? रूस के संभावित विस्तार को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटिश प्रभाव को सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बढ़ाया गया। व्यवगत का सिद्धांत क्या था? तो व्यवगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। यह 1848 और 1856 के बीच लागू रहा। यदि किसी शासक को प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्य ब्रिटिशों के अधीन कर लिया जाएगा। अयोग्य उत्तराधिकारी होने पर भी राज्य का विलय किया जा सकता है। प्रभावित राज्य कौन? 17 थे। झांसी थे, नागपुर थे, जयपुर थे, बहुत सारे राज्य प्रभावित हुए थे। प्रभाव क्या हुआ? इससे भारतीय शासकों में असंतोष बढ़ा और 1857 के विद्रोह का एक कारण बनी। नायक संधि की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चालू की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सैनिकों को अपने क्षेत्र में रखने की अनुमति देनी पड़ती थी। इन सैनिकों के रखरखाव का खर्च भी रियासतों को उठाना पड़ता था। प्रभाव की बात करें तो इससे भारतीय राज्यों की संप्रभुता में कमी हो गई। रियासतें धीरे धीरे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई। यह नीति क्या हुई? ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण साधन बनी। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन क्या था बेटा? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन एक राष्ट्रवादी आंदोलन था। इसका उद्देश्य भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया गया। यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। महत्व की बात करें तो इसने आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के विरोध का प्रतीक बन गया। नवजागरणवाद या पुनरुत्थान क्या कहलाता है? तो नवजागरणवाद पारंपरिक भारतीय संस्कृति और धर्म के पुनर्जीवन का प्रभाव था। क्या? नवजागरणवाद पारंपरिक या भारतीय संस्कृति व धर्म के पुनर्जीवन का प्रयास था। यह औपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ था। प्रमुख आंदोलन में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, क्या थे? वैदिक परंपराओं और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का पुनर्जीवन, भारतीय पहचान को मजबूत करना। सांप्रदायिकता क्या बेटा? सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर समाज का विभाजन है। यह अक्सर सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों को जन्म देती है। भारत में यह विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम तनाव से जुड़ी रही है। ब्रिटिश भूमिका। तो ब्रिटिश नीतियों जैसे पृथक निर्वाचन क्षेत्रों ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। इसके परिणाम क्या हुए? परिणाम स्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के दौरान व्यापक हिंसा हुई। इसके परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान का गठन हुआ। प्राच्यवाद क्या होता है? तो प्राच्यवाद पूर्वी समाजों के पश्चिमी अध्ययन को कहा जाता है। प्राच्यवाद क्या? पूर्वी समाजों के पश्चिमी अध्ययन को कहा जाता है। इसमें पूर्वी समाजों को अक्सर विदेशी और निरंतर रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख विद्वान कौन से हैं? विलियम जोन्स हैं, मैक्स मूलर है। आलोचना औपनिवेशिक विद्वानों के कार्यों को औपनिवेशिक पूर्वाग्रह दिखाई देते हैं। इनसे रूढ़िवादी धारणा को बल मिलता है और प्राच्यवाद ने औपनिवेशिक शासन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। प्राच्य तानाशाही की बात करें तो प्राच्य तानाशाही की अवधारणा यूरोपीय विद्वानों और औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा विकसित की गई। इस अवधारणा का उपयोग एशिया में साम्राज्यवाद को उचित ठहराने के लिए किया गया। पूर्वी शासकों को अत्याचारी, अक्षम, पिछड़ा हुआ दिखाया गया। इस धारणा ने पश्चिमी हस्तक्षेप को आवश्यक और वैध रूप से सिद्ध करने का प्रयास किया। इससे औपनिवेशिक शासन को नैतिक समर्थन मिला। भी औद्योगिकरण की बात करें तो भी औद्योगिकरण का अर्थ पारंपरिक उद्योगों के पतन से है। भारत में यह प्रक्रिया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई। सबसे अधिक प्रभावित उद्योग वस्त्र और हथकरघा उद्योग थे। सबसे अधिक प्रभावित उद्योग क्या थे बेटा? वस्त्र और हथकरघा उद्योग थे। ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव की बात करें तो ब्रिटेन से सस्ते मशीनी निर्मित वस्त्र भारत में आयात किए गए। ब्रिटेन से क्या? सस्ते मशीनी निर्मित वस्त्र भारत में आयात किए गए। इससे भारतीय कुटीर और वस्त्र उद्योग कमजोर हो गया। लाखों बुनकरों, कारीगरों की आजीविका प्रभावित हुई। भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को गंभीर क्षति पहुंची। इंजिलवाद क्या होता है? इंजिलवाद ब्रिटेन का ईसाई सुधार आंदोलन है। इसका उद्देश्य ईसाई धर्म के प्रसार और सामाजिक सुधार करना था। भारत में भूमिका की बात करें तो ब्रिटिश मिशनरियों ने भारत में स्कूल, अस्पताल, अनाथालय स्थापित किए। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में योगदान दिया। हालांकि भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने इसका विरोध किया। प्रयासों को भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए चुनौती माना गया। भूदान आंदोलन की बात करें तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया गांधीवादी आंदोलन था।
इसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना था। धनी भूस्वामियों को सुरक्षित भूमि अनुदान भूदान लेने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य क्या था बेटा? तो सामाजिक समानता और न्याय स्थापित करना था। ग्रामीण समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना था। पंचशील की बात करें तो पंचशील का अर्थ है 5 सिद्धांत। क्या अर्थ है बेटा? 5 सिद्धांत। यह 1954 में भारत और चीन के बीच सहमत सिद्धांतों का समूह था। इन सिद्धांतों को जवाहरलाल नेहरू और जो एन लाई ने स्वीकार किया था। इसने 1954 में 1954 में जवाहरलाल नेहरू और जो एन लाई ने स्वीकार किया था। पंचशील सिद्धांत में क्षेत्रीय अखंडता और संपूर्णता का पारस्परिक सम्मान किया जाएगा। पारस्परिक अनाक्रमण का सिद्धांत रखा गया। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत रखा गया। समानता और पारस्परिक लाभ की बात की गई और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की गई। भारत की बात करें तो भैया पंचशील का उद्देश्य भारत चीन संबंधों को शांतिपूर्ण आधार देना था। इसने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या बेटा? तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। इसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के तत्व शामिल हैं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इस्पात, कोयला, रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण था। अन्य क्षेत्रों पर निजी उद्यम को अनुमति दी गई। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करते थे। उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित किया गया। देश की समृद्धि के साथ सामाजिक समानता सुनिश्चित की गई। समाजवाद क्या है बेटा? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए समाजवाद एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत था। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना था। समाजवाद धन के पुनर्वितरण और प्रमुख उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण पर आधारित था। नेहरू और समाजवाद तो जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। सरकार ने भूमि सुधार लागू किए गए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को बढ़ावा दिया। उद्देश्य की बात करें तो समतामूलक समाज की स्थापना करना उद्देश्य था। राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को बढ़ाना उद्देश्य था। गरीबी और आर्थिक विषमता को कम करना उद्देश्य था। हिंदू कोडविल की बात करें तो हिंदू कोडविल 1950 के दशक में लागू किए गए कानूनी सुधारों की श्रृंखला थी। इसका उद्देश्य हिंदू पर्सनल लॉ को आधुनिक बनाना था। प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाए तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेना। महत्व की बात की जाए तो इन सुधारों ने महिलाओं को अधिक अधिकार प्रदान किए और भारत में लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। ऐतिहासिक विधि क्या होती है? हिस्टोरिकल मेथड क्या होती है? तो ऐतिहासिक विधि इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति होती है। इसमें स्रोतों का संग्रह, मूल्यांकन और व्याख्या शामिल होती है। इसका उद्देश्य सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना होता है। ऐतिहासिक विकास की बात करें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो प्राचीन भारत में इतिहास मौखिक परंपरा के माध्यम से प्रसारित होता था। मध्यकाल में राष्ट्ररंगी जैसे ग्रंथों में इतिहास लेखन को लिखित रूप दिया गया। आधुनिक काल में ऐतिहासिक विधि अधिक वैज्ञानिक बन गई। इसमें अभिलेखीय शोध, आलोचनात्मक विश्लेषण पर बल दिया गया। साहित्यिक चोरी क्या होती है? तो साहित्यिक चोरी किसी अन्य व्यक्ति के कार्य या विचारों को अनुचित उपयोग, इसमें उचित श्रेय के बिना किसी सामग्री का उपयोग किया जाना साहित्यिक चोरी है। इतिहास लेखन में प्रभाव, साहित्यिक चोरी शोध की विश्वसनीयता को कमजोर करती है या ऐतिहासिक लेखन की वैधता और अखंडता को प्रभावित करती है। इतिहासकारों को अपने स्रोतों का सही उल्लेख करना चाहिए। मूल लेखक को उचित श्रेय देना चाहिए। इतिहास में लेखन में नैतिकता और सदाचार क्या है? तो इतिहास लेखन में नैतिकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इतिहासकारों को सत्यनिष्ठ, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तथ्यों में पक्षपात, विकृति और मनगढ़ंत बातों से बचना चाहिए। घटना का संतुलित और सटीक चित्रण किया जाना चाहिए। संवेदनशील विषयों पर नैतिकता की बात की जाए तो संघर्ष, उपनिवेशवाद, सांस्कृतिक मतभेद जैसे विषयों पर सावधानी आवश्यक है। इतिहासकारों को सभी समुदायों और विषयों का सम्मान करना चाहिए। नैतिक इतिहास लेखन समाज में समझ और संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। ठीक है ना? इस प्रकार से देखा हमने, लगभग आपके पास 74 शब्दावलियां होती है। पूरी शब्दावली को हमने देख लिया जो कि आपके सिलेबस में दी गई है। यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट पे ही, मतलब जो आपका सब्जेक्टिव पेपर हिस्ट्री वहां पे आपकी दी जाती है सिलेबस के पहले ही। तो उन शब्दावलियों को देख लिया है। आई थिंक ये मैंने फर्स्ट टाइम है जो पीपीटी से शब्दावली कराई है। मैं लास्ट 2 बार करा चुका हूँ, लिख लिख के कराई मैंने, लिख के मैंने कराई थी। एक बार मैंने हिंदी की ओरली कराई थी, पूरी सुनाई थी मैंने आपको। इस बार मैंने पीपीटी से आपको करा दी है। अच्छा, पीपीटी कहाँ मिलेगी बेटा? इस बार मैंने सोचा है पीपीटी आपको फ्री नहीं दूंगा मैं। जो आपकी
अंडरलाइन पीपीटी है, गुदी पीडी है, वो तो मैं आपको फ्री दे दूंगा, लेकिन क्लीन चिट पीपीटी जो प्रिंट आउट के लिए होती है, नोट्स होते हैं, वो फ्री नहीं दूंगा। लास्ट टाइम मैंने पूरा नोट्स शेयर किया था, आपको याद हो, एमपीपीएससी सेट के लिए भी, यूजीसी नेट के लिए भी प्रॉपर नोट शेयर किया था मैं लास्ट टाइम बना के, यूनिट 1 से लेके 10 तक का, प्राचीन से लेके आधुनिक काल तक का, और पूरा फैक्टोलॉजी पे आधारित था। इस बार आपका पूरा डिस्क्रिप्शन पर आधारित नोट्स है। इस बार आपके नोट्स बिल्कुल भी फ्री से नहीं होंगे। प्रत्येक क्लास की पीपीटी या पीडीएफ आपके लिए मात्र, तो नेक्स्ट क्लास से क्या करूंगा, इसमें क्यूआर कोड लगा दूंगा मैं, क्या करूंगा, क्यूआर कोड लगा दूंगा, उस पर पेमेंट करो मात्र 5 या 10 रुपए, जिससे आपकी एक स्थिरता पता चलेगी, आप क्लास के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप पीपीटी चाहते हो तो आप मेहनत कर रहे हो, भेजो, मैं आपको नंबर दूंगा, किस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, वहीं से आपको तुरंत ही पीपीटी व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो इस बात को ध्यान रखना, मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। यूनिट वाइज मैराथन होगी आपकी, मैं यूनिट वाइज ही रिकॉर्ड करूंगा, टोटल 20 क्लास हो जाएंगी आपके पास, क्योंकि कुछ यूनिट बड़ी बड़ी है, तो वहाँ पे 2 क्लास भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी मुझे, तो 20 से 25 क्लास आपको मिलेगी फिर से इस बार, लास्ट ईयर की तरह, और भर के कंटेंट आपको मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ बस प्रैक्टिस, आप बोलो सर आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कराता हो, मतलब प्रैक्टिस मेरी जिम्मेदारी नहीं है, प्रैक्टिस आपकी जिम्मेदारी है। थ्योरी तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर प्रैक्टिस भी मैं करा दूं ना, दो टीचर्स क्या करते हैं, यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराते हैं, अगर प्रैक्टिस भी मैं करा दूं ना बेटा, तो इस बात को याद रखना, पेपर में आपको जाके पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है, पेपर में आपको जाके पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है। अगर मैं ही पढ़ने लगा यहाँ पे, तो पेपर में आप कैसे पढ़ पाओगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो आप करो। और प्रैक्टिस कभी क्लास से नहीं होती है, प्रैक्टिस होती है हमेशा बुक्स से, किताबों से, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस किताबों से करो। इस पीडीएफ का प्रिंट आउट फॉर्म मैं आपको भेज दूंगा, मजाक कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना, क्लास के बाद ही। तो डेली आप लोग देखते जाओ, डेली आपको समय फिक्स नहीं है, आपको डेली क्लास रिकॉर्ड होकर मिल जाया करेगी, जब भी मिलेगी, 1-2 दिन में, 1 दिन में, ठीक है ना। तो आप लोग देखो, यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूजीसी नेट जून 2026 के नाम से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।